हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके कला शिक्षा का 5वां यूनिट डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है भारतीय कला का ऐतिहासिक परिचय के बारे में बात करेंगे। 4 नंबर का यूनिट है दोस्तों। यहाँ से बड़े प्रश्न कम आएगी पर कुछ ऐसे टॉपिक्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो हमेशा की तरह वीडियो को पूरा जरूर से देखना है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना है। काफ़ी स्टूडेंट दोस्तों पीडीएफ के लिए बोल रहे थे तो पीडीएफ का लिंक भी मैंने एक्टिवेट कर दिया है। जिनको पीडीएफ लेना है वो पीडीएफ ले लीजिएगा और जिनको वीडियोज से पढ़ना है उनके लिए सारे वीडियोज अवेलेबल हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है जहां से आप सारे वीडियोस को एक साथ देख पाएंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों, इस यूनिट का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है भारत में लोक नाट्य कला का विकास कब हुआ, किस प्रकार से हुआ, तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो देखिए 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक की कालावधि में इस कई सारी क्षेत्रीय भाषाएं अस्तित्व में आई, परंतु जब तक उनके लिखित रूप होने की अपेक्षा नहीं की जा सकती थी। इसी कारण इस चरण को लोक या पारंपरिक लिहाज से जाना जाता था, अर्थात वह नाट्य कला जो केवल मौखिक रूप से ही पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिलती रही हो। प्रदर्शन के ज्ञान में भी पारंपरिक नाट्यकला के रूप में एक बड़ा परिवर्तन आया है। शास्त्रीय नाट्यकला का स्वरूप बहुत ही सख्त और जड़ था, वहीं लोक नाट्यकला की उत्पत्ति ग्रामीण परिक्षेप्य में हुई। इसका उद्देश्य मनोरंजन था और व्याकरण व नियम प्राथमिक नहीं थे। हालांकि लोकनाट्य में भी संगीत, माइम, नृत्य व कथन आदि तत्व मौजूद थे। परिवर्तन का एक और कारक विदेशी आक्रमण रहा। मध्यकाल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर कई आक्रमण हुए। प्रथा के विपरीत यहाँ पर आक्रमणकारियों ने बसेरा स्थापित कर लिया। भारतीय संस्कृति व विरासत का स्वरूप निर्धारित व मध्य एशियाई संस्कृति का महान संलयन हुआ, जिसका प्रभाव नाट्यकला के दोनों ही पहलुओं में देखा गया। विषय वस्तु और प्रदर्शन स्वरूप, इन दोनों पहलुओं में प्रभाव देखा गया। इस प्रक्रिया से प्रदर्शन कलाओं का एक कैलाइडोस्कोप का अर्थ होता है बहुरूप दर्शक, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। तो इसका कैलाइडोस्कोप उभर करके आया जिसे लोक नाट्य कहा जाने लगा। इतना आपको दोस्तों यहाँ पर लोक नाट्य में ध्यान रखना है। बड़ा प्रश्न 4 नंबर का ही आपको पूछ ले तो फिर आपको यहाँ पर इस तरह से करना है। और इसके बाद में दोस्तों आपको एक नाम और ध्यान रखना है, अवनींद्रनाथ ठाकुर या फिर अविंद्रनाथ। आपको ध्यान रखना है कि इनकी जो कला है वाश पद्धति के नाम से प्रसिद्ध हुई। इन्होंने भारत माता नामक चित्र 1905 में बनाया। और वाश पद्धति की चित्रों की विशेषताएं भी जान लेते हैं। तो देखिए 3 विशेषताएं इनकी हैं। इन चित्रों में रंगों का विशेष ढंग से प्रयोग किया गया है और कहीं कहीं पर छाया प्रकाश दिखाने का प्रयास किया गया है एवं नाटकीय प्रभाव भी है। इनमें स्वदेशी विदेशी कला का सामंजस्य भी स्थापित यहाँ पर है। तो ये विशेषताएं भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में अगला यहाँ पर टॉपिक आता है अमृता शेरगिल के चित्रों की विशेषताएं। तो 2 विशेषताएं इनकी हैं। पहली विशेषता है उनके चित्रों में रंग विधान की नवीनता, चमक और रंगों के अत्यधिक विविध रंगते हैं। दूसरी विशेषता है इनके चित्रों में भारतीय विषयों की नवीनता, तकनीकी नवलता, रेखा की लय, छंद और रंगों की सबल चेतना यहाँ पर मिलती है। तो ये विशेषताएं भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है राजस्थानी शैली में चित्रित वेशभूषा में कौन से वस्त्र आते हैं। तो पुरुष वस्त्रों की बात करते हैं। पुरुष आकृतियों में घेरदार चुनरी, जामा, पायजामा, कमर का पटका, पगड़ी धारण करे हुए यहाँ पर पुरुष आते हैं, इनकी आकृतियाँ आती है। और नारी आकृतियों में घाघरा, चोली या कुर्ता, दुपट्टा, पारदर्शी चुन्नी, इस तरह के वस्त्र इनके आते हैं। और इसके बाद में दोस्तों आपको एक छोटा सा पॉइंट और ध्यान रखना है कि सांझाकालीन जो चित्रशैली है उसकी विशेषताएं क्या है। तो पहली विशेषता है दरबारी शिष्टाचार तथा बाह्य तड़क भड़क पर अधिक ध्यान दिया गया है। इस समय के चित्रों में यूरोपियन प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। तो ये विशेषताएं भी ध्यान रखनी है। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है राजस्थानी चित्रशैली के बारे में। तो इसमें देखिए कुछ शब्द आपको ध्यान रखने हैं कि राजस्थान प्रदेश में चित्रकला की समृद्धशाली परंपरा रही है। 15वीं शताब्दी में प्रचलित जैक शैली की परंपरा में नया क्लेवर लेकर के राजस्थान में जो कला विकसित हुई उसे राजस्थानी चित्रकला कहते हैं। विशुद्ध राजस्थानी शैली का प्रारंभ 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के बीच माना जाता है। इस प्रकार से राजस्थानी चित्रकला का उद्भव एवं विकास 16वीं सदी से 19वीं सदी के मध्य में माना जाता है। उत्पत्ति दोस्तों इसकी जैन चित्रशैली अपभ्रंश से मानी जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि राजस्थानी चित्रशैली की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थानी की जो चित्रकलाएं हैं इनकी प्रमुख शैलियों के बारे में। पहली शैली आती है मेवाड़ शैली, जो कि दोस्तों अति महत्वपूर्ण है। मेवाड़ शैली का जो आरंभिक केंद्र है चावंड माना जाता है। 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि मेवाड़ शैली का आरंभिक क्षेत्र क्या है। इसके आरंभिक चित्र जैन शैली से प्रेरित हैं। मेवाड़ शैली में पुरुषाकृतियां लंबी होती है, चेहरा गोल और उनका अंडाकार होता है। चिबुक, यहाँ पर देखिए चिबुक का नाम भी दोस्तों मैंने आज ही आपका ये यूनिट जब पढ़ रहा था तभी मुझे ध्यान में आया। और जब मैंने इसका सर्च किया तो इसका अर्थ होता है ठोडी। तो ठोडी को चिबुक भी कहते हैं। मुझे भी आज ही पता लगा है, तो आपको भी ये जान लेना है कि ठोडी को चिबुक कहते हैं। और गर्दन भारी तथा पुष्ट होती है।
मुख पर बड़ी बड़ी मूंछ तथा विशाल नेत्र होते हैं। स्त्रियों की मीनाकृति मछली की जैसी आंखें होती हैं। ठिगना कद होता है। भरी हुई चिबुक, भरी हुई ठोडी, खुले हुए होठ, नासिका, नथयुक्त कपोलों पर झूलते हुए बाल, इस तरह से कपोल हैं गालों पर झूलते हुए बाल, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। यहाँ रंगों की विविधता रही है। वृक्षों का चित्रण स्वाभाविक है। पशुओं में हाथी, घोड़े, शेर, हिरण और पक्षियों में चकोर, हंस, मयूर, बगुला, सारस आदि का चित्रण बहुलता से इनमें हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं बूंदी शैली के बारे में। बूंदी शैली में देखिए स्त्रियों के रूप में चित्रण में छोटे गोलाकार चेहरे, उन्नत ललाट, उन्नत नासिका से भरे हुए कपोल और उनकी वेशभूषा में प्राय पायजामा और उस पर पारदर्शी वृक्षों, लताओं, पद्म सरोवरों, मछली और अन्य पक्षियों का सुंदर चित्रण है। प्रवाही रंगों में भू परिदृश्यों का चित्रण इनमें मिलता है। इसके बाद में अगली शैली आती है कोटा शैली। कोटा शैली में देखिए इस शैली में नर नारियों के अंग प्रत्यंगों का अंक पुष्ट एवं प्रभावशाली बना है। भारी और गठीला शरीर, द्युति युक्त चेहरा और मोटे नेत्र, तीखी नाक, पगड़ियां और अंगरखों से युक्त चित्रण उल्लेखनीय है। इस शैली की आखेट दृश्य प्रसिद्ध हैं। तो किस शैली की आखेट दृश्य प्रसिद्ध हैं? तो कोटा शैली। इस तरह से भी 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है। तो सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान से देखते हुए चलना है। और इसके बाद में अगला हमारे सामने शैली आती है जोधपुर शैली। जोधपुर शैली में पुरुष लंबे चौड़े गठीले बदन के तथा उनके गलगुच्छ, ऊंची शिखराकार पगड़ी, राजसी वैभव के वस्त्राभूषण प्रभावशाली हैं। स्त्रियों के अंग प्रत्यंगों का अंकन भी गठीला है। बादाम सी आंख और ऊंची पाग जोधपुर शैली की अपनी निजी देन है। चित्रों में चमकीले रंगों का प्रयोग इनमें किया गया है। तो किस शैली के चित्रों में चमकीले रंगों का प्रयोग किया गया है? तो जोधपुर शैली आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगली शैली आती है 5वीं नंबर पर बीकानेर शैली। तो इसमें अपनी उदार कल्पना, लयबद्ध सूक्ष्म रेखांकन, मध्य व सुकुमार रंग योजना की विशिष्टता के लिए प्रसिद्ध है। पुरुष मुखाकृतियों का चौड़ा माथा, लंबे केश, दाढ़ी, मूछों से युक्त वीरभाव के लिए बनाया है। स्त्री आकृतियां इकहरी शरीर वाली, खंजन पक्षी के तीखे नेत्र, पतली कलाइयां, वक्ष कम उभरा हुआ। स्त्री पुरुष पहनावे में मुगल एवं राजपूती सम्मिश्रण इनमें देखने को मिलता है। इसके बाद में अगली शैली आती है किशनगढ़ शैली में। देखिए इस शैली की सबसे प्रमुख विशेषता नारी का सौंदर्य है। पतला लंबा चेहरा, ऊंचा तथा पीछे की ओर ढलवा ललाट, लंबी तथा नुकीली नाक, पतले होठ, उन्नत चिबुक मतलब कि आपने ठोड़ी मैंने पहले बता दिया आपको, और लंबे ठहरे बदन वाली कमल नयन आदि नारी आकृतियों का चित्रण इस शैली की विशिष्टता रहा है। यहाँ के राजा सावंत सिंह के दरबारी चित्रकार निहाल चंद, तो देखिए किशनगढ़ शैली के चित्रकार हैं निहाल चंद ने सावंत सिंह की प्रेयसी बणिठणी और सावंत सिंह के प्रेम भाव को राधा कृष्ण के रूप में चित्रित किया है। और इस शैली का प्रसिद्ध चित्र बणिठणी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। 1 नंबर का प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने आता है जयपुर शैली के बारे में। देखिए जयपुर शैली आती है। इस शैली में पुरुषाकृतियां मध्यम कदकाठी, गोल चेहरा, ऊंचा ललाट, छोटी नाक, मोटे अधर, मांसल चिबुक, मीनाकृति, नयन आदि से युक्त चित्रित किया गया है। वे वस्त्राभूषणों में मुगलिया जामा, कमर पर पटका और पायजामे से युक्त चित्रित हैं। स्त्री आकृतियों के मीनाकृति, नयन, लालिमा युक्त गोल चेहरे, उभरे हिंगुली अधर, अलंकृत राजस्थानी मुगल मिश्रित वस्त्राभूषण के युक्त चित्रण इनमें दिखाई देते हैं। और शैली देखिए आपको पूरी शैली ना पूछ करके एक प्रॉपर शैली के बारे में पूछ सकता है कि जयपुर शैली की विशेषताएं बताइए या फिर कोटा शैली की विशेषताएं बताइए, तो इस तरह से पूछ सकता है। या फिर 2 शैलियों में आपको अंतर करवा सकता है कि इनमें अंतर बताइए, तो नॉर्मल जो डिटेल्स हैं वो आपको इनके बारे में ध्यान रखनी है। या फिर 4 नंबर का प्रश्न आपको पूछ सकता है पूरा ही की शैलियों के बारे में बताइए, मुख्य शैलियों के बारे में, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है मुगल शैली के बारे में। तो देखिए प्रमुख केंद्र है मुगल शैली के दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी और लाहौर, ये आपको ध्यान रखना है। और मुगल कालीन चित्रकला के इतिहास में जहांगीर के शासनकाल को श्रवणकाल कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और मुगल चित्रशैली पर ईरानी, भारतीय तथा यूरोपीय शैलियों का प्रभाव भी दिखाई पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं भारतीय कला मंदिर का प्रश्न भी दोस्तों महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में आया हुआ है। भारतीय भित्ति चित्र परंपरा का विकसित रूप। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता की गुफा के भित्ति चित्रों को भारतीय कला मंदिर कहा जाता है। तो अजंता के बारे में अब और डिटेल में हम बात करते हैं। तो देखिए अजंता की चित्रण विधि के बारे में पहले बात करते हैं। तो अजंता के भित्ति चित्रण विशिष्ट तकनीक से बनाए गए हैं। सर्वप्रथम गुफाओं का निर्माण करके उसकी दीवारों पर खड़िया, गोबर, बारीक बजरी आदि का लेप तैयार करके गुफा की खुरदरी दीवार पर प्लास्टर की तरह लगाया जाता है और गीले प्लास्टर पर ही खनिज रंगों द्वारा चित्रण किया जाता था। काले रंग के लिए काजल को काम में लिया जाता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में
आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। अजंता के चित्रण जो है रेखा प्रधान है। चित्रकारों ने रेखीय सौंदर्य को महत्व दिया है। केवल कुछ ही रेखाओं से संपूर्ण मनोभावों को व्यक्त करने में अजंता के चित्रण जो है अनुपम उदाहरण यहाँ पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये रेखाएं लयात्मक, प्रवाहमान और कोमल लोच युक्त होने के साथ साथ उभार, घनत्व और गोलाई लिए हुए होती है। रेखाएं जो हैं भावों के अनुरूप सृजित हुई हैं। ये रेखाएं जीवन के सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव को प्रकट करने वाली होती हैं। और इसके दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण चित्रों की बात करते हैं तो देखिए, अजंता में बुद्ध की जातक कथाओं का विस्तार से अंकन हुआ है, किंतु वर्तमान में गुफा संख्या 9, 10, 16, 17, 1, 2 में चित्र सुरक्षित हैं। इन चित्रों में बोधित्व, पदमपाणि, बोधित्व, ब्रजपाणि, महाहंस जातक, कपि जातक, सर्वनाथ, मार विजय, छह दंत जातक आदि इसमें चित्र हैं। और इसके बाद में दोस्तों इसका एक प्रचलित चित्र है, वो भी आपको ध्यान रखना है कि मरणासन्न राजकुमारी का चित्र, ये भी आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। इसमें राजकुमारी की भाव भंगिमा, मुद्राएं और अलसता में डूबी देह मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही है। परिचायिकाएं जो हैं सेवारत हैं। राजकुमारी की जो सेविकाएं हैं वो इसकी सेवा में लगी हुई हैं। चारों ओर जीवन के प्रति निराशा व्याप्त है। मृत्यु के भय से कंपकंपाते हुए होठ, झुकती हुई गर्दन, गिरती हुई पलकें, आंखों से बहते हुए आंसू और लटकते हुए बाहू चारों ओर से व्याकुलता दर्शा रहे हैं। इसमें करुणा की पराकाष्ठा है। यह गुफा संख्या 16 का चित्र है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1 नंबर का प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना जरूर से। इसके बाद में दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करते हैं तो देखिए, पहला बिंदु आता है कि भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह को मौर्य सम्राट अशोक के सारनाथ स्तंभ के सिंह शीर्षस्थ परगहा से लिया गया है। और अगला पॉइंट आता है कांसे की नर्तकी जो है मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं कि मूर्तियां क्या होती है। परिभाषा अगर आपको पूछी जाती है तो उसमें आपको लिखना है कि किसी भी धातु, अष्टधातु अथवा कृत्रिम धातु, रत्न, कांच और मुलायम पत्थर, मसाले, कच्ची या पक्की मिट्टी, मोम, लाख, हाथीदांत लकड़ी, कागज की लुगदी आदि को उनके स्वभाव के अनुसार, अब देखिए आदि जो होते हैं, अब धातु को पीट करके कर दिया या फिर उनको पिघला करके आकृति दी है मूर्ति की, और लकड़ी हुआ तो लकड़ी को काट करके आकृति बनाई गई है, तो उनके स्वभाव के अनुसार गढ़ करके, खोद कर, पीट कर बनाई गई आकृति को मूर्ति कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों अगला मुख्य बिंदु आता है ढूंढाड़ शैली की प्रमुख उपशैलियां कौन कौन सी हैं तो देखिए, जयपुर, अलवर, उनियारा और शेखावटी आपको ध्यान रखना है। और मेवाड़ शैली की उपशैलियां देवगढ़, नाथद्वारा, उदयपुर, देसूरी, सावर, सापुरा, भूमठ, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला बिंदु आता है कि शोकाकुल स्त्री का चित्र जो है बाघ की चौथी गुफा के दरवाजे पर स्थित है। और इसमें दुखपूर्ण मुद्रा में एक उच्च वर्गीय नारी का चित्रण है। बाघ गुफाओं की चित्र शैली अजंता शैली का आधार रूप है, जो भगवान बुद्ध के पवित्र जीवन से संबंधित है। इसके बाद में अगला बिंदु आता है कि जादू टोने के चित्र दक्षिणी भारत में स्थित वायनाड के एडकल की गुफा में बने हैं। वायनाड की एडकल की गुफा में, ये भी आपको ध्यान रखना है। मरते हुए भैंसे का चित्र सिंघनपुर गुफा में स्थित है। और इसके बाद में अगला अंतिम बिंदु आता है कि प्राग ऐतिहासिक चित्रों में लाल, काला, सफेद रंग प्रयुक्त होते हैं। ये कुछ बिंदु दोस्तों आपको इस यूनिट में ध्यान रखना है। बेसिकली अगर आप नॉर्मली इस यूनिट को देखते हैं तो काफी बड़ा यूनिट है दोस्तों, पर कम से कम आपको इन बिंदुओं को जरूर से याद करना है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।